बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे कोर्ट फ़ी एक्ट 1870 के बारे में कि अगर कोई सिविल केसेस में कोई केस फाइल करता है तो उसको कोर्ट फ़ी जो है वो किस तरह से पे करनी है और कितनी पे करनी है। तो पहले हम देख लेते हैं कि इसका मोड क्या है, किस तरह से पे की जाती है। तो इसके जो है ना, एक तो है, इसके दो मोड्स हैं बेसिकली, डेसिव स्टैम्प या फिर इम्प्रेस्ड स्टैम्प। यानी कि यहाँ तो जिसने कोई केस फाइल की है, अगर उसने जो कोर्ट फ़ी है वो पे करनी है तो वो स्टैम्प की सूरत में होगी। यानी कि उसको जितनी उसकी कोर्ट फ़ी बनेगी, जो अमाउंट बनेगी, उतनी अमाउंट की उसने अपने जो डॉक्यूमेंट है उसके ऊपर स्टैम्प लगवानी होगी। तो वो स्टैम्प या तो डेसिव हो सकती है, लाइक वो टिकट की शक्ल में हो सकती है, जो आम टिकटें होती हैं उस शक्ल में, या फिर इम्प्रेस्ड यानी कि एक कह लें मॉडल बना होगा और वो ऊपर उसको लगा दिया जाता है और जिसमें से ये शो किया जाता है कि इस पर्सन ने इतने अमाउंट जो है वो पे कर दिए हैं। तो जो है अब हम देखते हैं कि किस तरह से हम कैलकुलेट करते हैं। तो सेक्शन जो 7 है कोर्ट फ़ी एक्ट का 1870 का, वो हमें बताता है कि कोर्ट यानी कि इसको किस तरह से कंप्यूट यानी कैसे इसको काउंट किया जा सकता है, कैसे गिनी जा सकती है कि इस केस में कैसे पे करेंगे, कितनी इसकी कोर्ट फ़ी होगी। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। जनरल रूल तो डेफिनेटली यही है कि जैसे ही कोई केस जो है वो सिविल कोर्ट में पेश किया जाए तो उसकी जो है प्रॉपर फ़ी जो है वो पे होनी चाहिए, अदरवाइज़ जो कोर्ट है वो उसको केस को परस्यू नहीं करेगी। अगर हम देखते हैं कि मोड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द सूट, अब हम कैसे उसको काउंट करेंगे कि जो सब्जेक्ट मैटर है जिसके लाइक सब्जेक्ट मैटर का आप लोगों को पता ही है कि जैसे एक प्रॉपर्टी है और वो कितनी है, कितनी उसकी मलकियत है, वो जो मलकियत है उसका सब्जेक्ट मैटर है। तो जो कोर्ट फ़ी वैल्यूएशन जो है हम निकालेंगे तो सब्जेक्ट मैटर के अकॉर्डिंगली निकालेंगे, यानी कि उस चीज़ की कितनी कीमत है उसके हिसाब से उसकी कोर्ट फ़ी निकलेगी। सेक्शन 7 contemplates 3 modes of valuation of the subject matter of a suit which are as follows। 3 तरीके हैं कोर्ट फ़ी को जो है वैल्यूएट करने के। तो सबसे पहले वैल्यूएशन अकॉर्डिंग टू द इट्स एक्चुअल और मार्केट वैल्यू। एक्चुअल वैल्यू वो होती है जिससे एक चीज़ आपने परचेज़ की है और वो कितने की है, और मार्केट वैल्यू वो होती है, फ़र्ज़ करें एक चीज़ आपने 1 लाख रुपए में परचेज़ की है और 1 साल के बाद उसकी कीमत 1.5 लाख या 2 लाख है, तो जो 2 लाख है या 1.5 लाख है वो उसकी मार्केट वैल्यू है। नंबर 1 तो हो गया अकॉर्डिंग टू इट्स एक्चुअल और मार्केट वैल्यू। नंबर 2 बाय ascribing टू द सब्जेक्ट मैटर ऑन आर्टिफिशियल वैल्यू बेस्ड सिंपली ऑन सर्टन फिक्स्ड रूल्स ऑफ कैलकुलेशन। यहाँ तो कोई फ़िक्स रूल रख लिया गया है कि इतने की अगर मालियत की जो है वो चीज़ होगी तो उसके ऊपर हम इतनी कोर्ट फ़ी लेंगे। जैसे कि अभी मैं आपको बताऊंगी शेड्यूल 1 में जो है वो बताया गया है एड वैलोरम फ़ी, यानी कि अकॉर्डिंग टू जो है वैल्यूएशन ऑफ द सब्जेक्ट मैटर, एंड शेड्यूल 2 बताता है हमें फिक्स्ड रेट कि अगर ये मुकदमा है या इस तरह इतनी अमाउंट का मुकदमा है तो उसके ऊपर इतनी लगेगी। यानी कि शेड्यूल 1 में हमें अकॉर्डिंग टू वैल्यू ऑफ द सब्जेक्ट मैटर, एंड शेड्यूल 2 कोर्ट फ़ी एक्ट का हमें बताता है कि जो फिक्स्ड रेट हैं किन किन केसेस में हमने फ़िक्स जो है उसकी कोर्ट फ़ी पे करनी है। नंबर 3 नेशनल वैल्यू और वैल्यूएशन एट द ऑप्शन ऑफ द प्लेंटिफ, यानी कि एक जो प्लेंटिफ है जिसने प्लेंट फाइल की है तो उसने अपने उसके अंदर जिसका उसको रिलीफ चाहिए उसका क्या सब्जेक्ट मैटर जो है उसकी कितनी अमाउंट लिखी है, तो उसके हिसाब से जो है उसकी वैल्यूएशन जो है या उसकी कोर्ट फ़ी को जो है वो फ़िक्स किया जाता है। अब हम देखते हैं कि जो हम जो है सेक्शन 7 है जिसमें कंप्यूटेशन ऑफ द कोर्ट फ़ी के बारे में बात करते हैं, उसको हमने शेड्यूल के साथ यानी शेड्यूल 1 और शेड्यूल 2, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि शेड्यूल 1 में एड वैलोरम फ़ी है यानी अकॉर्डिंग टू वैल्यूएशन ऑफ द सब्जेक्ट मैटर, एंड शेड्यूल 2 में फ़िक्स्ड रेट्स के बारे में बताया गया है। अब चलें अब हम 1 बाय 1 देख लेते हैं कि सेक्शन 7 में किन किन चीज़ों के बारे में हमें बताया कि हमने कैसे उनकी कैलकुलेशन करनी है। सबसे पहले सूट फॉर मनी। अब मनी में कौन कौन सी मनी शामिल है? सूट फॉर डैमेजेस उसमें हो सकते हैं, सूट फॉर कंपनसेशन है, सूट फॉर एरियर्स ऑफ मेंटेनेंस है। मेंटेनेंस आप लोगों को पता ही है कि जो लाइक मेंटेनेंस ऑफ चिल्ड्रन या फिर वाइफ है उसके क्लेम के बारे में अगर उनका है तो उसका हमने कैसे कैलकुलेट करना है। तो जो उसका जो है टोटल अमाउंट जो होगी
जो मेंटेनेंस की, उसको 10 टाइम्स जो है उससे मल्टीप्लाई करेंगे। उसको 10 टाइम्स जो होगा, लाइक अगर फ़र्ज़ करें कि एक पर्सन है, उसकी जो अमाउंट है उसकी 1000 है, तो उसको हम 10 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो वो 10,000 बन जाएगा। लेकिन चूंकि आप लोगों को पता ही है कि 25,000 से कम जो है अगर जो कैलकुलेशन होगी उस पर कोई कोर्ट फ़ी नहीं लगती। तो ये तो जस्ट मैंने आपको एक एग्जांपल देने के लिए बताया था कि अगर एक पर्सन है, उसका अगर 1000 मेंटेनेंस है तो उसका हमने मल्टीप्लाई करना है 10 टाइम्स से। तो उसका जो 10 टाइम कैलकुलेट करने के बाद जो अमाउंट आएगी उसका 1.5% जो होगा वो कोर्ट वैल्यूएशन कंसिडर की जाएगी। नेक्स्ट मैं आपको कोई एक आध एग्जांपल दूंगी, आपको क्लियर हो जाएगा। सूट फॉर एन्युइटी। एन्युइटी होता है जो एनुअल अमाउंट्स होती हैं जो किसी पर्सनस की आनी होती हैं, जो जैसे किसी के कोई किसी को कह लें इंश्योरेंस है, या किसी ने बैंक से बैंक में कोई डिपॉजिट करवाया, उस पर कोई उसको जो है वो आता है, बेनिफिट्स मिल रहे हैं, तो उस पे जो है उसकी कोर्ट फ़ी, उसका कोई केस बनता है तो उसकी कोर्ट फ़ी कैसे कैलकुलेट करें, तो उसका भी ये फार्मूला होगा। इन सूट फॉर डिक्लेरेशन ऑफ ए राइट टू एन एन्युइटी द कोर्ट फी इज़ पेएबल अंडर दिस क्लास ऑन द 10 टाइम्स ऑफ द अमाउंट ऑफ द एन्युइटी। जैसे मैंने पहले बताया, अब मैं आपको एक और एग्जांपल देती हूँ। फ़र्ज़ करें कि उसकी जो है वो दो, जो क्या उसे कहते हैं, 10,000 एन्युइटी की उसकी एक अमाउंट बन रही है, ठीक है। उसको हमने 10 से मल्टीप्लाई करना है तो क्या बन जाएगा, 1 लाख बन जाएगा। 1 लाख का 7.5% हम निकालेंगे तो वो बन जाएगा 7,500 यानी कि 7,500। 1 लाख पे जो उसने पे करनी होगी कोर्ट फ़ी वो होगी 7,500। सूट फॉर मूवेबल प्रॉपर्टी हैविंग ए मार्केट वैल्यू। अब किसी की कोई मूवेबल प्रॉपर्टी है और उसकी मार्केट वैल्यू जो है उसके अकॉर्डिंगली उसने कोर्ट फ़ी जो है वो जमा करानी है। फ़र्ज़ करें एक प्रॉपर्टी है, उसकी कोर्ट फ़ी वैल्यू है 2 लाख, ठीक है, तो उसकी क्या बन जाएगी, कोर्ट फ़ी जो होगी उसकी 15,000। एक बात मैं आपको बताती चलूँगी, जो मैक्सिमम कोर्ट फ़ी होगी वो 15,000 से ज़्यादा नहीं होगी। यानी कि फ़र्ज़ करें एक प्रॉपर्टी है, अगर एक प्रॉपर्टी है उसका 1 लाख जो है वो बन रही है अमाउंट, चूँकि ये 25,000 से ज़्यादा है तो इसके ऊपर 7.5% जो है उसकी कोर्ट फ़ी लगेगी। 1 लाख के ऊपर 7,500 रुपये लगेगी। अगर वो 2 लाख की प्रॉपर्टी तो उसके ऊपर लगेगा 15,000। अब फ़र्ज़ करें आगे कोई प्रॉपर्टी है वो 5 लाख की है तो उसके ऊपर भी 15,000 ही कोर्ट फ़ी आएगी, इससे ज़्यादा कोर्ट फ़ी जो है वो एप्लीकेबल नहीं होती। सूट फॉर मूवेबल प्रॉपर्टी ऑफ नो मार्केट वैल्यू। अब कोई ऐसी प्रॉपर्टी है जिसकी कोई मार्केट वैल्यू नहीं है, लाइक कोई अर्बन है, कोई प्रॉपर्टी है एग्रीकल्चर से हट के है, तो उसके ऊपर जो उसकी एक्चुअल कीमत होगी उसका 7.5% जो है उसको कैलकुलेट किया जाएगा। अगर वो 15,000 से कम है तो वो पे करेगा, अगर 15,000 से ज़्यादा है तो उसको 15,000 पे करना पड़ेगा। सूट इन्फोर्स ए राइट टू जॉइंट प्रॉपर्टी। अब किसी ने कोई पार्टीशन के लिए, जैसे कोई जॉइंट प्रॉपर्टी है, उन्होंने अपनी पार्टीशन के लिए अप्लाई किया है या कोई और राइट्स है इन्फोर्स करवाने के लिए अप्लाई किया है, तो जो प्रॉपर्टी होगी उसकी टोटल अमाउंट का एग्रीगेट किया जाएगा, उसका 7.5% देखा जाएगा। उसी तरह अगर वो 15,000 से कम बन रहा है तो वो एप्लीकेबल होगा। अगर वो 15,000 से ज़्यादा बन रहा है तो जो ऑनर्स होंगे या जो प्लेंटिफ होगा उसने 15,000 जो है वो मैक्सिमम कोर्ट फ़ी पे करनी होगी। सूट फॉर डिक्लेरेटरी डिग्री एंड कॉन्सिक्वेंशियल रिलीफ। लाइकवाइज जैसे मैंने मूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में आपको बताया, उसी तरह से डिक्लेरेटरी जो सूट्स होंगे या डिग्री होंगी उसमें भी जो वैल्यू होगी उसकी प्रॉपर्टी की, या जो भी जिस भी वैल्यू के लिए उन्होंने केस फाइल किया होगा उसके अकॉर्डिंगली जो है वो कोर्ट फ़ी पे की जाएगी। सूट्स फॉर इंजंक्शन। इन सूट्स फॉर इंजंक्शन द अमाउंट ऑफ फी शैल बी कंप्यूटेड अकॉर्डिंग टू द अमाउंट एट विच द रिलीफ सोट इज़ वैल्यूड इन द प्लेंट और मेमोरेंडम ऑफ अपील। यहाँ अगर उन्होंने कोई अपील के मेमोरेंडम में उसकी कोई अमाउंट लिखी है इंजंक्शंस की, तो उसके अकॉर्डिंगली उसको काउंट किया जाएगा जो है, या फिर अगर उनका कोई नया केस है तो अकॉर्डिंगली जो उसने अपनी अमाउंट लिखी होगी अपनी प्लेंट में तो उसके अकॉर्डिंगली उसको कैलकुलेट करके उसकी कोर्ट फ़ी निकाली जाएगी। सूट फॉर पोजेसन ऑफ हाउस, लैंड एंड गार्डन। अगर घर की बात है तो घर की जो टोटल जितनी भी कीमत होगी उसको पहले काउंट किया जाएगा, उसको प्लेंट में लिखा जाएगा घर की ये कीमत है। अदर देन गिफ्ट, क्योंकि गिफ्ट की कोई कीमत नहीं लिखी जाती, फिर उसका जो है वो दूसरी तरह से कोर्ट के अकॉर्डिंगली जो फिक्स्ड हैं
फिक्स्ड शेड्यूल जो 1 इसमें दिए गए हैं, शेड्यूल 2 में, उसके मुताबिक जो है उसको पे करेंगे। तो जो घर की प्रॉपर्टी है उसकी कीमत के अकॉर्डिंगली इसको पे करेंगे। या फिर गार्डन है, अगर देखा जाए तो अगर गार्डन के ऊपर कोई प्रोडक्शन है, उसकी कोई प्रॉफिट आ रही है, तो उसको मल्टीप्लाई करेंगे 15% से, ठीक है, और उसका 7.5% निकाला जाएगा। यानी कि गार्डन है फ़र्ज़ करें, उसकी 1 साल की जो वो उसमें चीज़ें हैं, वो कोई एग्रीकल्चर है, उसमें फ्रूट्स पैदा कर रहे हैं, कुछ और कर रहे हैं, तो उसका जो है साल का अगर वो 20,000 कमा रहे हैं, लेट्स सपोज एक एग्जांपल दे रही हूँ, तो उसको मल्टीप्लाई करेंगे 15 से, और जो वो अमाउंट आएगी उसका 7.5% जो है उसकी कोर्ट फी कंसिडर की जाएगी। सूट टू सेट असाइड एन अटैचमेंट। In such suits, the amount of court fee payable under this act shall be computed according to the amount for which the land or interest was attached। अब ये कि जो इंटरेस्ट है या जो लैंड है जो अटैचमेंट हुई है किसी वजह से, उसकी कितनी जो है वो अमाउंट बन रही है, अकॉर्डिंगली उसकी जो है कैलकुलेशन के बाद जो है उसकी कोर्ट फी निकाली जाएगी। सूट फॉर रिडम्पशन, अब जो रिडीम प्रॉपर्टी करवाई जा रही है उसकी कितनी अमाउंट बन रही है, अकॉर्डिंगली उसका भी 7.5% निकालेंगे। अगर वो 15,000 से कम है तो वो पे करेगा, अगर 15,000 से ज़्यादा है तो जो प्लेंटिफ होगा उसने 15,000 पे करना है। और जो सूट फॉर फोरक्लोजर है उसमें भी सेम जो है फार्मूला अप्लाई किया जाएगा। सेक्शन 7 में एक्चुअली बहुत ज़्यादा जो है उन्होंने काफ़ी ज़्यादा चीज़ें बताई गई हैं, इतना लेंथी लेक्चर मेरे लिए बनाना जो पॉसिबल नहीं है। तो सेम फार्मूला आप अप्लाई करके जो सूट्स जो हैं कि कोर्ट फी है उसको निकाल सकते हैं। तो आप मेरा लेक्चर सुनिएगा, अगर आप लोगों को कुछ समझना हो तो आप काइंडली मुझे कमेंट में बता दें, मैं अकॉर्डिंगली आपकी हेल्प करूँगी। नेक्स्ट फिर किसी लेक्चर के साथ हाज़िर होंगे, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।